आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी नगरी की बहुत ही फेमस हींग की कचौड़ी और गर्मा-गर्म कढ़ी की रेसिपी। और ये कचौड़ी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और एकदम गर्मा-गर्म चटपटी। आपको लगेगा ही नहीं ये मैदे की नहीं बनी है, प्योर गेहूं के आटे की बनी है। और जब आप इस कचौड़ी और कढ़ी का टेस्ट चखोगे ना, तो सच बता रही हूँ सालों साल इसका स्वाद नहीं भूलोगी। अगर आप सोच रहे हैं कहीं जाने का, तो अभी सर्दी के मौसम में श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा और वहाँ की ये कढ़ी कचौड़ी खाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके लिए सुंदर सा रोज जो मैं लेके आई हूँ श्री खाटू श्याम जी के मंदिर से। कुछ दिन पहले मैं गई थी तो वहाँ पे भक्त लोग यहाँ गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मैं वहां से लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रसाद के तौर पे हमेशा जब भी जाती हूँ तो लाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है कचौड़ी का आटा। तो सबसे पहले आपको लेना है गेहूं का आटा, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा। उसमें डालना है 1 चम्मच भर करके नमक, या फिर 1 टेबल स्पून कह सकते हो। और 2 टेबल स्पून भर करके आपको इसमें डालनी अजवाइन। और 3 से 4 छोटे चम्मच या फिर टेबल स्पून कर करके आपको लेना है देसी घी। घी ही डालिएगा तभी आपकी कचौड़ी एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो आज की इस रेसिपी में सबसे पहले आपको कचौड़ी का आटा लगाना है, क्योंकि अगर आपको मैदे जैसी एकदम खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी बनानी है ना, तो इसको परफेक्ट तरीके से गेहूं के आटे को किस तरह से लगाना वो देखिए। तो एक बार नमक, अजवाइन और घी को अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है। और इस तरह की आपको जब मुट्ठी बांधते हो तो इसमें एक बॉल सी बननी चाहिए, यानी कि आपका मोयन परफेक्ट है। अब क्योंकि हम बना रहे हैं इसको सर्दियों में, तो हल्के गुनगुने पानी से आपको इसका आटा लगाना है। ठंडा पानी नहीं लेना है। अगर गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हो, लेकिन अभी सर्दी है ना, तो हम गर्मा गर्म ये रेसिपी बना रहे हैं, तो मैंने गुनगुना पानी यूज किया है। और गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका नॉर्मल जैसा आटा लगाना है, मतलब रोटी का लगाते ना, बस वैसा ही आटा लगाना है। थोड़ा सा उससे सख्त रहेगा, लेकिन लगभग वैसा ही रहेगा। तो अब जब आटा अच्छे से लग जाए तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इस पे पानी लीजिए और कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से इसको गूंथिए। क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है ना, मैदे के आटे की तुलना में इसमें कम लोच होता है। तो इसमें अच्छा सा लोच बने, तो ये प्रोसेस आपको जरूर से करना है। तो सबसे पहले 1 मिनट तक अच्छे से आटे को मसल मसल के गूंथ लेना है। उसके बाद में कम से कम आपको इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो छोड़ना ही है। तो अभी आप देखोगे ये रूखी सूखी है, इसमें दरारें भी आ रही है। तो आप जब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ोगे ना, तो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, कुछ इस तरह की रहेगी, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा हार्ड। लेकिन हाँ, जब हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए अच्छा खासा घी या तेल, अच्छे से चिकना कर लीजिए। और इसके ऊपर ऐसा ढक्कन लगाना है आपको जिससे एकदम परफेक्टली बंद हो जाए। कपड़ा नहीं लगाना है, ढक्कन ही लगाना है, ताकि इसमें अच्छी सी गर्माहट रहे, अच्छी सी हवा अंदर भरे और एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, इसमें अच्छा सा लोच आ जाए। तो गेहूं के आटे की खासियत होती है, आप इसको जितना रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं ना, उतनी ही बढ़िया इसमें लोच बनती है। तो बस ढक करके इसको रख देंगे साइड में, जब तक सारा प्रिपरेशन होगा आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आज मैं ये रेसिपी जो लाई हूँ ना, वो एकदम परफेक्ट और इतनी स्वादिष्ट है ना कि आप पूछिए मत। आप खुद बनाओगे तो पता चलेगा। चलिए अब बनाते हैं कढ़ी का मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने लिया है बटर मिल्क यानी कि छाछ। हल्की खट्टी छाछ लीजिएगा और इसमें आप डाल दीजिए पूरे 2 टेबल स्पून भर करके बेसन। और बेसन को छाछ में अच्छे से मिला करके तैयार कर लेना है। तो ये है छाछ का घोल जिससे हम बनाएंगे कढ़ी। तो कढ़ी जो है ना, वैसे तो वहाँ पे कई प्रकार से बनती है, लेकिन आज मैं मेरी तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल दें 1 बड़ा चम्मच देसी घी। उसमें डालना है आपको आधा चम्मच दाना मेथी हरी वाली, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच खड़ा जीरा, आधा चम्मच खड़ा साबुत धनिया और आधा चम्मच ही मैंने सौंफ ली है। इसे पंचफोरन बोल रहे हैं ये तो, लेकिन ये मेरे सप्तफोरन बन गया है। क्योंकि तड़का जितना स्वादिष्ट होगा ना कढ़ी में, कढ़ी का स्वाद उतना ही ज्यादा बढ़िया आता है, उतना ही बढ़िया निखर के आता है। आँच आपको यहाँ पे बिल्कुल धीमे रखनी है। धीमी धीमी आँच में इसको हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेना है।
अब यहाँ पे सारी चीज़ों में हम अच्छी खासी हींग का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हींग लिया, यानी कि हाफ टी स्पून हमने हींग ऐड की है। उसके बाद में डाल देंगे 2 हरी मिर्ची बीज निकाल कर के बारीक कट की हुई। अब जो है ना खाटू श्याम जी की यहाँ कढ़ी बनती है ना, वो तो प्लेन बनती है, सिर्फ धनिया और हरी मिर्ची का यूज़ होता है। लेकिन मैं इसमें मेरी तरीके से बना रही हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी पालक कटा हुआ। तो यहाँ पे हरी मिर्ची डालने के बाद बहुत कम मसाले इसमें जाएँगे, सिर्फ आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और हाफ टी स्पून ही हल्दी पाउडर डालेंगे। बस हल्का सा इसको भुनने के बाद 1 कटोरी कटा हुआ बारीक पालक डाल देंगे। पालक से बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अलग-अलग प्रकार की कढ़ी बनती है, तो आप कोई सी भी कढ़ी इसमें इसके साथ बना सकते हो। लेकिन कढ़ी बनाने का भी एक अलग तरीका होता है, जिससे एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया वाली कढ़ी बनती है। आपकी बटर मिल्क यानी कि छाछ बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए, इसके पूरे इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पालक मसाले जब अच्छे से भुन जाए ना, तो हमने जो बेसन और छाछ का घोल बनाया था ना, वो तुरंत ही डाल देंगे हाई फ्लेम करके। इससे एक बढ़िया सा तड़का लगेगा और उसके बाद में हाई फ्लेम पे ही आपको 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, ताकि बटर मिल्क यानी कि छाछ हमारी फटे नहीं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आपको बीच में नहीं करना है, कंटिन्यूअसली 4 से 5 मिनट तक चलाते रहना है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला है, क्योंकि हमने पहले नहीं डाला था, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें, नमक मतलब बैलेंस कर सकें। अब इसको कंटिन्यूअसली मैं चला रही हूँ 4 से 5 मिनट तक और आपको बता रही हूँ टेक्सचर। अब देख सकते हो जो पालक की कढ़ी है ना, उसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और मिर्च मसाले भी एकदम परफेक्ट होते हैं ना, तो इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। और जब ये पूरी तरह से पकेगी ना, तो एकदम स्मूथ सी बनेगी। तो स्मूथ कढ़ी होती है ना, वो खाने में भी अच्छी लगती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो हमने जब खाटू श्याम जी के यहाँ कढ़ी खाई थी, वो थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी की थी, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी बना सकते हो। अब इसको यहाँ पे चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। जब ये हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो जाए, तो अब आप समझ जाइए, अब ये जो छाछ है बिल्कुल भी फटेगी नहीं, अब आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। तो कढ़ी को बनने में लग जाते हैं कम से कम 20 मिनट तक। तो 20 मिनट तक हम इस कढ़ी को पकाएँगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तो अब हमें इसको छोड़ देना है। अब तैयारी करते हैं स्टफिंग की, यानी कि कचौड़ी के मसाले की। तो कचौड़ी के मसाला तो स्पेशली मूँग दाल या फिर मूँग दाल का ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बड़ी वाली भर करके 1 घंटा पहले मैंने भिगोया था, क्योंकि मैं पहले मेरा विचार नहीं था, फिर अचानक मेरे को मन किया कि नहीं आज ही बनाऊँगी, तो मैंने इंस्टेंट भिगोई थी, तो मैंने गर्म पानी में भिगोई थी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट या फिर 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर से भिगाएँ, तभी आपकी दाल अच्छे से भीगेगी, अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पे ये दाल अच्छे से फूल भी गई है हल्की-सी और सॉफ्ट भी हो गई है। तो इतना तो दाल को आपको फुलाना ही है या फिर भिगाना ही है। अब यहाँ पे कढ़ी को हमें पकाना है, तो मैंने दूसरी साइड रख दिया था, धीमी-धीमी आँच में पकती रहेगी, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में डालना है आधा बड़ा चम्मच जितना तेल। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पेशल वाली हींग की कचौड़ी। तो सबसे पहले आपको एक कटोरी में 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून हींग लेना है और इसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच जितना पानी। ये ना ट्रिक जो है ना हलवाई लोग करते हैं, इससे ना कचौड़ी का जो मसाला बनता है ना, बहुत ही पावरफुल बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। पानी और हींग को अच्छे से मिला लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तब तक क्या करेंगे ना, हमने जो कढ़ाई रखी थी ना, वो अच्छे से गरम हो गई है, तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग में 2 टेबलस्पून भर करके बेसन। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे ना बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है मसाले में। साथ ही साथ जो दाल है ना, वो अच्छे से बाइंड होती है, अलग-अलग नहीं रहती है, बिखरी हुई नहीं रहती है, बढ़िया से बाइंड होती है। तो हींग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये सारे ट्रिक है ना, ये हलवाई के हैं, ये सारी चीज़ें हलवाई करते हैं, तभी उनके जो मसाला ना एकदम परफेक्ट और बढ़िया-सा बनता है। अब क्योंकि तेल और कढ़ाई दोनों अच्छे से गरम थे, तो तुरंत ही ये भुन गया है बेसन सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर। तो जब अच्छे से बेसन भुन जाए, तो इसमें तड़का डाल दें राई, जीरा, सौंफ का और अच्छे से मिला करके तुरंत ही इसमें मसाले डाल दें। तो 1 छोटी चम्मच भर करके मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली है, जो रोज़ वग़ैरह सब्ज़ी वग़ैरह हम ऐड करते हैं और तुरंत ही हमने इसमें हींग वाला पानी डाल दिया है। क्योंकि मेरे बेसन अच्छे से भुन गया था, मसाला भी भुन रहा था, तो कहीं जल नहीं जाए, तो मैंने तुरंत ही इसमें हींग का पानी ऐड कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये बढ़िया-सा तेल नहीं छोड़ देता। थोड़ा-सा पानी हम और ऐड करेंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए और बढ़िया से इसमें सौंधी-सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी।
यहाँ पे मैं जो ट्रिक बता रही हूँ ना, वैसे तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन जब से मैंने खाटू श्याम जी की कढ़ी कचौड़ी खाई ना, तब से मैं वहाँ की फ़ैन हो गई और मैं कब से सोच रही हूँ मैं कब बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो मैंने सोचा ये रेसिपी तो बनानी बनती है और पूरी तरीके से एकदम हेल्दी है, तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा एक बार। रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे जब मसाले भुने ना, तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक भी डाला है और यहाँ पे जो मैंने दाल भिगा के रखी थी ना, वो भी डाल दी है। दाल में जो पानी था ना थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मैंने दाल को इंस्टेंट भिगोई थी, तो मैंने सोचा क्या पता कच्ची नहीं रह जाए, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी कुक करूँगी। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे भिगोते या फिर ओवरनाइट भिगोते हो ना, तो आपको पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, सूखी दाल ही डालनी है और अच्छे से मसालों के साथ भून लेनी है। अब यहाँ पे जो कढ़ी थी ना, उसको भी 20 मिनट हो गए हैं पकते-पकते और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम गाढ़ी, स्मूथ, बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। यानी कि कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे जो मसाला था स्टफिंग का, इसमें मैंने डाली है 2 छोटी चम्मच भर करके कसूरी मेथी। इसको क्रश करके डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और जिसमें पानी था ना वो अच्छे से सूख गया है, तो एंड में डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच भर करके अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला या फिर नींबू का रस, कुछ भी आप डाल सकते हो खटाई में, बट ज़रूर से डालिएगा। एक हल्का खट्टा फ्लेवर बढ़िया लगता है। अब ये यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया-सा हमारा स्टफिंग मोगर का मसाला बन के तैयार हो चुका है। पानी अच्छे से सौंख गया है और दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यानी कि ये बिल्कुल बढ़िया से गरमा-गरम चटपटा-सा ये मोगर का मसाला बन गया है। अब इसमें डाल दीजिए कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया और यहाँ पे प्लेट हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है कचौड़ी की। तो 2 चीज़ें हमने बना ली है, तब तक ये जो आटा है ना अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अच्छे से इसमें लोच बन चुकी है और ऊपर से आप देखोगे बिल्कुल हल्के-हल्के डॉट दिखाई देंगे। तो अब है ना कचौड़ी बनाने से पहले एक बार इसको अच्छे से मल लीजिए। इससे क्या होगा ना एक सार हो जाएगा आटा, कहीं से भी सूखा या फिर गीला नहीं रहेगा। अब बनाएँगे कचौड़ी। वैसे तो कचौड़ी बनाने के कई तरीके होते हैं अपने-अपने, लेकिन मैं जब बनाती हूँ ना जो जिस तरह से बनाती हूँ वो मेथड मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही सिंपल है। तो अब आटा देखिए इसमें बिल्कुल भी आपको क्रैक नहीं दिखेंगे, एकदम स्मूथ है हो गया है क्योंकि इसने अच्छी खासी रेस्ट कर ली है। अब कचौड़ियाँ आपको बनानी है, जो रोटी बनाते हैं ना उससे एक थोड़ी छोटी साइज़ की लोई ले लेनी है और 7 से 8 आप लोई बना के एक बार रख दें, ताकि बाकी वाला आटा जो है हम ढक कर के रख सकें। तो 7-8 लोई बनाने के बाद एक लोई लीजिए, इसको चकले पे रखिए और जो पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी की साइज़ की बेल के तैयार कर लीजिए। अगर आटा एकदम परफेक्ट है तो आपकी लोई या फिर पूड़ी चिपकेगी नहीं चकले से, एकदम बढ़िया से ये बेल के तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर कर के स्टफिंग मोगर की। तो अगर आप चाहें तो बॉल्स भी बना के तैयार कर सकते हो, वो ईज़ी हो जाता है बनना। लेकिन मैं इसको मतलब मैं तो प्रॉपर्ली बनाती रहती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं डायरेक्टली इसको मसाले से फिल कर रही हूँ। अगर आपका मसाला या फिर स्टफिंग अच्छे से भरी मतलब बनती है ना बाइंडिंग के साथ, तो खाते समय दाल बिखरती नहीं है, निकलती नहीं है, एकदम परफेक्टली इसमें सेट हो जाती है। अब कुछ इस तरह से आपको बंद कर लेना है, अगर ऊपर वाला पार्ट जो बचता है वो मोटा है तो थोड़ा तोड़ दें, अगर थोड़ा-सा ही है तो आप इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लें। अब बस कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा-सा हाथों की मदद से इसको चपटा कर लें, आपको कुछ भी बेलना वगैरह नहीं है क्योंकि हमने पहले इसको बेल रखा है। और फिर क्या करना है एंड में कुछ इस तरह से इसको दबा लेना है। कहाँ से दबाना है? ऊपर वाले पार्ट से, जहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड किया है, टैप किया है, वहाँ से नहीं करना है। दूसरी वाली साइड से इसको आपको थोड़ा-सा प्रेस करना है। इससे क्या होता है ना आपकी कचौड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फूलती है जब इसको आप फ्राई करोगे। तो ये भी ट्रिक हलवाइयों की है। मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे वीडियो देख कर के ये मैंने थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें सीखी है, जो अक्सर मैं सर्दियों में बनाती हूँ कचौड़ी तब मैं यूज़ करती हूँ। गर्मियों में बहुत ही कम बनाती हूँ, रेयर केसेज़ में बनती ही नहीं है वैसे ना के बराबर, ये सारी चीज़ें सर्दियों में बनती है। तो बस इसी तरह से हम 7 से 8 कचौड़ियाँ भर के तैयार कर लेंगे। तो अभी मल मास चल रहा है और जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मल में हमें तला भुना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अंदाज़ से ये कह सकती हूँ मल मास में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हम जो भी चीज़ें खाते हैं ना तो सर्दी की वज़ह से वो ईज़िली पच जाते हैं। इसलिए हम इसको खा सकते हैं और गरमा-गरम खाने का जो मतलब आनंद है ना वो इसी महीने में हम उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही कारण होगा और तो मुझे कुछ पता नहीं है। और अब दान पुण्य का
का भी दिन आने वाला है परसों ही 14 तारीख को, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी, जिसमें भी हम तला भुना बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, तिलकुट बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम दान में देते हैं। मतलब जो गरीब लोग होते हैं, मंदिर होते हैं, काफ़ी जगह। तो ये चीज़ें मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी और मैंने भी ये सैटरडे को ही बनाई थी। तो कहते हैं सैटरडे को तेल जलाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए देखते ही देखते हमने 7-8 जितनी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली। अब कचौरियों को भूनने का समय आ गया है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको सिर्फ़ एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि आपको तेल नॉर्मल ही गरम रखना है, ना तो ज़्यादा हाई, ना ही ज़्यादा मीडियम। बस आपको तेल इतना गरम करना है कि जब आप ये कचौड़ियाँ रखो ना, तो हल्के-हल्के बबल्स आने लग जाए, बस इतना ही। क्योंकि कचौड़ी एक ऐसी मतलब कह सकते हो स्नैक्स है, जिसको फ्राई होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बनाने में नहीं लगता जितना इसको फ्राई होने में लग जाता है। तभी एकदम क्रिस्पी और करारी बनती है, एकदम धीमी आँच में बनती है। तो हलवाई जो लोग तो होते हैं ना, वो तो 100-100 150-150 एक साथ बनाते हैं, तब कहीं जाके उनके ग्राहकों को मिलती है। अगर हम ऐसे बनाते रहे ना, तो शायद मिले ही नहीं 4-4 5-5। तो इसीलिए हम घर पे बनाते हैं सिर्फ़ 3-4 लोगों के लिए। तो हम इसको बिल्कुल धीमी आँच में भुनेंगे। तो आप बस एक बार सारी कचौड़ियाँ रख दें और धीमी-धीमी आँच में अपने आप भुनने दें, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ चलाना है, ना कुछ पलटना है। जब आपको लगे कचौड़ियाँ फूलने लग गई है, तेल के ऊपर के हिस्से में आ गई है, अपने आप तैरने लगी है, तब आपको इसको पलटना है। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। सारे टिप्स और ट्रिक्स तो मैं बता चुकी हूँ, इतना आसान तरीके से वो भी गेहूँ की कचौड़ी। तो इस रेसिपी में आपको अनहेल्दी कुछ भी नहीं मिलेगा। दाल है, गेहूँ का आटा है और बढ़िया गरमा-गरम हींग की कढ़ी है। इससे अच्छा तो और आप बनाओगे ही क्या मलमास में। और दूसरी बात बिना लहसुन प्याज़ की एकदम सात्विक तरीके से बनी हुई। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-2 बार इसको पलटा है और आप इन कचौड़ियों का टेक्सचर देख के समझ गए होंगे कितने क्रिस्पी और करारी बनी होगी। एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। आवाज़ सुन सकते हो एकदम करारी-करारी आवाज़ आ रही, खनक आ रही है, यानी कि एकदम परफेक्टली ये सिक चुकी है। इसको सिकने में मेरे कम से कम 15 मिनट लग गए हैं आराम से। तो पहला बैच मैंने ये शाम को बनाई है, तो बच्चे है ना इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं उनको दे रही हूँ कढ़ी के साथ। अब बना रही हूँ सेकंड बैच, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से इसको सर्व किया जाता है, किस तरह से इसको खाया जाता है, ठीक है? तो ये है सेकंड बैच जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। उसी तरह से बिल्कुल धीमी आँच में जब सारी टिकिया नहीं सॉरी कचौड़ियाँ अच्छे से भून करके ऊपर आ जाए तेल के ऊपर, तब इसको टर्न करेंगे और बढ़िया से इसको फ्राई करेंगे जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाती। तब तक आप साइड में कुछ भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा उलटना-पलटना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड बैच हींग की कचौड़ियों का बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए सारी कचौड़ियाँ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार मसाला कम हो जाता है, आटा बच जाता है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप कचौड़ियाँ देखिए कितनी गज़ब की लग रही है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। किस तरह से इसको सर्व किया जाता है खाटू श्याम जी के यहाँ। जब हम खाटू श्याम जी के यहाँ गए थे तो मुझे भूख लग गई थी, मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खाती हूँ, लेकिन वहाँ पे एकदम ठंड थी और गरमा-गरम इनकी खुशबू ने मुझे अट्रैक्ट किया और सच बता रही हूँ मुझे एक नई रेसिपी भी मिली और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी, क्या ही कमाल की थी। और मैंने एज़ इट इज़ वैसा ही बनाने का प्रयास किया है और आपके साथ भी वैसी ही चीज़ें शेयर की है जैसी भी वहाँ पे मिल रही थी। तो इस तरह से इसको सर्व किया जाता है, एकदम क्रिस्पी-क्रिस्पी कचौड़ियाँ तोड़ करके दी जाती है, ऊपर से ढेर सारी कढ़ी डाली जाती है, जितनी आपको खानी है कढ़ी, उतनी आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन कचौड़ी एक बार ही मिलेगी, वहाँ पे 20 या 25 रुपए की एक कचौड़ी आती है, लेकिन इतने में आप घर में ढेर सारी कचौड़ियाँ बना सकते हो, पेट भर के खा सकते हो। तो मैंने 1 प्लेट लगाई, फिर मन किया चलिए एक बार फिर से बताते हैं गेहूँ के आटे की एकदम क्रिस्पी वाली कचौड़ी, साथ में हींग की एकदम गरमा-गरम कढ़ी। खा कर के मज़ा तो आता ही है, साथ-साथ एकदम हेल्दी है। सर्दियों में ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप सभी से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही निवेदन है, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे आया ही गए हैं, देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।
तो ये हो गई हमारी सारी कचौड़ियाँ कंप्लीट और एंड वाला भी टेक्सचर दिखा दूँ। अब क्या होता है ना, कई बार आटा बच जाता है तो इस आटे की आप गरमा-गरम पूरियाँ बना सकते हो। इस तरह से आटा लगाया ना, उस तरह से अगर आप आटा लगा के पूरियाँ बनाते हो ना, तो वो भी एकदम कचौड़ी जैसी फूली-फूली एकदम क्रिस्पी बनती है, ये मेरी गारंटी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया पूरियाँ बनी है। तो थोड़ा-सा आटा बच गया था 5-7 पूरी का, तो मैंने उससे एकदम क्रिस्पी करारी पूरी बना दी। आप इसे सब्जी के साथ, चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हो बच्चों के लिए। तो नमक और अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया इसमें आ रहा था। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और हाँ, खाटू श्याम जी के जाएँ तो एक बार इस कचौड़ी का आनंद ज़रूर उठाएँ। मैं मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।